तो वेलकम टू ऑल वंस अगेन इन जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। हमने स्टार्ट करा है चैप्टर 1। इसी के साथ साथ हमने चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 भी कवर करा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर से देखिए। एंड चैप्टर 1 का एक टॉपिक हमने कवर करा था, इम्पैक्ट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द फैमिली एंड द चिल्ड्रन। इसी के साथ साथ आज का हमारा लेक्चर होने वाला है प्री ऑपरेटिव एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन। तो हम किस तरीके से प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर बेबी को प्रोवाइड करते हैं जब बेबी वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं सर्जरी के लिए। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्री एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन। जब भी पेशेंट, प्री का मतलब होता है सर्जरी से पहले, पोस्ट का मतलब होता है सर्जरी के बाद में, ये आपको पता होगा। तो सर्जरी से पहले जो पेशेंट होते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, उन्हें केयर की और जो भी उनका जो लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, वो बहुत ही डिफरेंट होता है एज कंपेरिजन टू द अडल्ट पेशेंट। तो उन्हें केयर की बहुत ज्यादा नीड होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि पीडियाट्रिक पेशेंट इन्फेक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोन होते हैं। तो हम देखते हैं क्या लिखा है। प्रॉपर प्री ऑपरेटिव केयर इज एसेंशियल फॉर द चिल्ड्रन कंपेयर टू द अडल्ट। अडल्ट पेशेंट के कंपैरिजन जो भी हम प्री ऑपरेटिव एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा केयर की किसको नीड होती है? पीडियाट्रिक पेशेंट को नीड होती है एज कंपैरिजन टू द अडल्ट पेशेंट। अडल्ट पेशेंट को इतनी ज्यादा केयर की नीड नहीं होती, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, मेंटल स्टेटस उनका अलग होता है, कोपिंग मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है, मैच्योरिटी लेवल भी अलग होता है। वो अपनी डिजीज को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हैं, जो मेडिकेशन होता है उसको लेकर उनका रिस्पॉन्स भी अलग होता है, हर एक प्रोसीजर में वो अच्छे से पार्टिसिपेट भी करते हैं और उनके साथ में डीलिंग बहुत ही ईजी रहती है एज कंपेरिजन टू द पीडियाट्रिक पेशेंट। इसी के साथ में जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, जब भी हम उनके ऊपर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही ज्यादा उनमें फियर एंड एंजाइटी का लेवल बहुत हाई होता है, लेवल उसका बहुत ही बड़ा हुआ होता है। इसी के साथ में वो प्रोटेस्ट भी करते हैं किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म कराने से पहले। डिनायल स्टेज पे होंगे, वो अपनी जो भी डिजीज कंडीशन है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें ये वाला बीमारी हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं मांगते। तो उनके साथ में डीलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेरिजन टू द अडल्ट पेशेंट। उनका जो बॉडी होता है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है अडल्ट पेशेंट के कंपैरिजन में। अब वो अच्छे से पार्टिसिपेट भी नहीं करते जो भी प्रोसीजर हम उन्हें परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही क्लोजली नीड होती है केयर की एंड द इंटरवेंशन की जब भी पेशेंट को हम सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पर। In the preparation period, the patient need to be prepared both emotionally and physically before the surgery. सर्जरी से पहले पेशेंट को क्या है, दोनों ही तरीके का सपोर्ट नीड होता है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। फिजिकली किस तरीके से हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं कि उनका वाइटल साइन एकदम से स्टेबल होना चाहिए, इनपुट एंड द आउटपुट चार्ट उनका बैलेंस्ड होना चाहिए। सर्जरी से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट नील पर ओरल हो, मीन्स माउथ से उन्होंने कुछ भी ना लिया हो। इसी के साथ साथ जो भी उनका एंजाइटी है, फियर है इमोशनल स्टेज में, हमें वो देखना है, उनके लेवल ऑफ फियर को, लेवल ऑफ द स्ट्रेस को देखना है कि सर्जरी को लेके वो किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं। तो ये सारी जो नीड होती है पीडियाट्रिक पेशेंट में बहुत ज्यादा होती है, जिसको लेके एज अ नर्स हमें काम करना है और पेशेंट के साथ में डील भी करना है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक आता है इसमें फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में आपसे पूछा गया है तो आप उसमें कोई भी कहानी नहीं लिख सकते, आपको इसमें फेजेस मेंशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेजेस मेंशन नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 4 फेजेस होती है मेनली प्री एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन में। तो सबसे पहली फेज आती है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। साइकोलॉजिकली बेबी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इमोशनली जो भी उनका स्टेटस है उसके साथ में हमें डील करना है, उनका फियर एंड एंजाइटी लेवल को हटाना है। अगर पेशेंट साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होगा तो वो अच्छे से अपना जो भी हम उन्हें प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी सर्जरी उनके ऊपर की जा रही है, तो वो अच्छे से उसके साथ में कोऑपरेट करेंगे और उन चीज़ों को अच्छे से मतलब कि इंगेज होंगे, उन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे और वो अच्छे से रिकवर भी कर पाएंगे। अगर हम ही है नॉर्मली, अगर हमें किसी भी इवेंट के बारे में पता होता है और पहले से पता होता है तो हम उन चीज़ों के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, मेंटली हम स्टेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर कोई भी टेस्ट एकदम से रख दिया जाए या फिर एग्जाम एकदम से रख दिया जाए तो साइकोलॉजिकली हम प्रिपेयर नहीं होते, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम डर जाते हैं
और जो प्रिपरेशन भी होता है एग्जाम का उस डर में या फिर एंजाइटी में हम अच्छे से नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड अगर हमें एग्जाम के बारे में पहले से पता है तो साइकोलॉजिकली मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं उन चीज़ों को डील करने के लिए। वैसे ही पीडियाट्रिक पेशेंट के भी साथ में होता है। अगर उन्हें ऑपरेशन के बारे में पहले से पता है, सर्जरी के बारे में उन्हें पता है कि इस डेट पर उनका सर्जरी परफॉर्म होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए, उस प्रोसीजर के लिए वो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और उस टाइम पीरियड पे जब भी उनका सर्जरी परफॉर्म किया जा रहा होगा उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी डीलिंग भी बहुत अच्छी होगी। फिजिकल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, फिजिकली पेशेंट का बॉडी जो हो प्रिपेयर हो सर्जरी के लिए। पेशेंट कैसे होने चाहिए, सर्जरी से पहले नील पर ओरल होने चाहिए, कुछ भी उन्होंने माउथ से ना लिया हो। उनका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, बबल उनका एम्प्टी होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ उनका वाइटल साइन एकदम स्टेबल हो और उनका हाइजीन के ऊपर हमें ध्यान देना है। सर्जरी से पहले जो भी मेडिकेशन डॉक्टर ने लिखी है, प्रिस्क्राइब्ड करनी है, वो एडमिनिस्टर करनी है। जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में ध्यान देना है और प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री को करेक्ट करना है सर्जरी से पहले। देन प्रोटेक्टिव मेजर, पेशेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना है। जो जिस भी यूनिट में पेशेंट है वो यूनिट, वो एनवायरनमेंट बेबी फ्रेंडली होना चाहिए। जो भी पीडियाट्रिक यूनिट होती है वो अडल्ट यूनिट के कंपैरिजन में डिफरेंट होती है। मीन्स उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो एकदम से उनके लिए फैमिली और एकदम होम सेटिंग के जैसा ही उन्हें एनवायरनमेंट देते हैं उनके इंटरेस्ट को लेके। अभी पीडियाट्रिक पेशेंट है, उन्हें टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो पीडियाट्रिक यूनिट में जो भी बॉल होते हैं उन पर कार्टून्स, ड्राइंग वगैरह बने हुए रहते हैं और टॉयज का यूज़ किया जाता है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। कलरफुल जो भी बॉल होते हैं उनका कलर बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड फॉर्म में होता है, कलर्ड होते हैं, वो डार्क कलर होता है उनको, क्योंकि बेबी को कैसे पसंद होते हैं, डार्क कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी के साथ ही साथ जो भी उनका यूनिट है वहाँ पे कोई भी हजार्डियस चीज़ें ना रखी हो। अगर पेशेंट बेड से उतर रहे हैं तो उनमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट से इंजरी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ ही साथ पेशेंट को बेड से ना गिर जाए तो इस बात का भी ध्यान देना है। जो भी साइड रेल है उन्हें अच्छे से अप करके रखना है कि बेबी बेड से फॉल ना हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरी ऑपरेटिव टीचिंग। पेशेंट को सर्जरी से पहले, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सर्जरी क्या होने वाला है, सर्जरी के बाद का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं एज अ नर्स उनके फैमिली को, पेशेंट की एंड द पेशेंट को भी, कि क्या क्या चीज़ें हैं रिक्वायर्ड है, किस लिए सर्जरी इंपॉर्टेंट होती है उनकी हेल्थ के लिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है कि अगर वो सर्जरी को नहीं परफॉर्म कराएंगे तो बेबी की बॉडी में हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं इसके, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको लेकर उन्हें ध्यान देना है जैसे बेबी की हेल्थ को वो सेव करें या फिर उनका हेल्थ जो है वो प्रमोट भी हो पाए। So these all about the phases of the pre-operative and the post-operative care. Now हम इसको डिटेल में एक्सपेंड फॉर्म में, इलैबोरेट फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि हर फेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला हमारा फेज है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। बेबी को कैसे प्रिपेयर करें, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करें, मेंटली प्रिपेयर करें किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, या फिर कोई भी हम उन्हें मेडिकेशन देने जा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करें, कोई भी थेरेपी देने जा रहे हैं, तो उससे पहले उन्हें बताना जरूरी है जिसके थ्रू उनका माइंड उस तरीके से प्रिपेयर हो और वो मेंटली प्रिपेयर रहे उन चीज़ों के लिए। पहला है मेंटेनिंग द आईपीआर बिटवीन द चाइल्ड एंड द फैमिली मेंबर इज वेरी एसेंशियल। हमें सबसे पहले क्या करना है एज अ नर्स, आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना है पेशेंट के साथ में भी और उनके फैमिली मेंबर के साथ में भी। अच्छे से कम्युनिकेट करना है, जो भी उनकी एंजाइटी है, जो भी उनके क्वेश्चन है, जो भी उनके फियर हैं, उसको अच्छे से समझना है एज अ नर्स। देन हमें उन्हें सोल्यूशन को देना है, जो भी उनका फियर है, एंजाइटी, उसके ऊपर ओवरकम होने के लिए हमें उनकी हेल्प करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे टू असिस्ट द पेशेंट्स कंडीशन बाय कलेक्टिंग द डाटा। जितना भी पेशेंट का प्रेजेंट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, पहले कोई सर्जरी तो नहीं हो चुकी है, किसी भी चीज़ से, पर्टिकुलर मेडिकेशन से पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, क्या क्या डाइट पेशेंट लेते हैं, क्या क्या चीज़ें पेशेंट के साथ में हुई जो ये प्रॉब्लम अराइज हुई, जेनेटिक हिस्ट्री जितनी भी है वो कलेक्ट करनी है। हम जो भी पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनके हिस्ट्री को पेशेंट से भी डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो वो अपनी हेल्थ के बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, इसलिए उनके पेरेंट्स से, उनकी मदर से हम पेशेंट की हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव डेटा भी इन्वॉल्व होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा भी एज अ नर्स जो वैलिडेट फॉर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं। Next is the nurse should assess the level of the understanding and the level of the anxiety of the child. इसी के साथ में साइकोलॉजिकल फेज में हम पेशेंट का लेवल चेक करते हैं कि कितने ज़्यादा वो एंशियस हैं, कितने ज़्यादा उन्हें फियर है अपने जो भी प्रोसीजर उनके ऊपर परफॉर्म होने जा रहा है या फिर सर्जरी परफॉर्म होने जा रही है उसको लेकर। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं पेशेंट को इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उससे उसे क्या करते हैं, अवेयर कराते हैं, फैमिलियर कराते हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है
एनजी ट्यूब है, स्टेथोस्कोप है, कोई भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में जो हम यूज करते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो उन चीजों को क्या करना है, असेस करना है, पेशेंट से फैमिलियर करवाना है, जिससे जो भी उनका एंजाइटी है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लेकर या फिर फियर है तो वो रिड्यूस होगा और वो उस पर अच्छे से ओवरकम भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेन एंड डिस्कस अबाउट द सर्जरी। अच्छे से एज अ नर्स हमें क्या करना है, पूरा जो भी सर्जिकल प्रोसीजर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको अच्छे से इलैबोरेट फॉर्म में एक्सप्लेन भी करना है एंड डिस्कस करना है। जो भी चीजें हैं डॉक्टर से डिस्कस करना है, फैमिली से डिस्कस करना है कि क्या चीजें कराना है, कौन सा टाइप ऑफ सर्जरी पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है जो हम उन्हें इस हॉस्पिटल में डिलीवर करने जा रहे हैं, हाई क्वालिटी ऑफ आपके बच्चे को डिलीवर करेंगे जिससे उनका हेल्थ अच्छे से रिकवर होगा, उनकी हेल्थ प्रमोट होगी। इसी के साथ ही साथ सर्जरी का टाइम एंड द प्लेस ऑफ द ऑपरेशन टू द चाइल्ड एंड द फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि किस एरिया में हम उनका ऑपरेशन करेंगे, कौन सी यूनिट में पेशेंट को रखेंगे ऑपरेशन के बाद में। इसी के साथ साथ डिस्कस करते हैं क्या टाइम है, क्या डे रहेगा सर्जरी का, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटस रहता है उसको भी ध्यान में रखते हुए कि पेशेंट का फैमिली कैसा है, असेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर्म में उन्हें बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर को डिलीवर करते हैं। उनसे डिस्कस करते हुए कि क्या चीज़ें वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्या चीज़ें असेसिबल हैं उनके लिए, क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं उनको लेकर। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं डॉक्टर के साथ में भी, पेशेंट की फैमिली के साथ में भी और पेशेंट के भी साथ में। Inform the child about the perioperative medication and the medication that may cause any discomfort. पेशेंट को बताना है कि जो भी मेडिकेशन हम उन्हें दे रहे हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर किस लिए हम उनको ये मेडिकेशन दे रहे हैं। उनकी हेल्थ में अगर हम उन्हें पेन किलर दे रहे हैं तो बताना है आपको ये पेन हो रहा है इसलिए हम ये पेन किलर आपको दे रहे हैं, जिसके थ्रू आपका जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर पेन किलर दे रहे हैं तो ज़्यादा पेन किलर नहीं लेना क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, आपका किडनी भी डैमेज हो सकता है अगर आप ज़्यादा पेन किलर का यूज़ करते हैं। तो जो भी साइड इफेक्ट है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है मेडिकेशन को लेके, वो प्रॉपर हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना उनके फैमिली मेंबर को भी और पेशेंट को भी, तो वो अवेयर होंगे अपनी हेल्थ को लेकर और जो भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा तो हम उन्हें डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोवाइड अ काम एंड द क्वाइट इन्वायरमेंट टू प्रमोट द कंफर्ट। बेबी को क्या करना है, हमें क्वाइट इन्वायरमेंट देना है, शांत वातावरण देना है और जिससे भी जो भी उनका हेल्थ है वो अच्छे से प्रमोट हो, उनका हीलिंग अच्छा हो, उन्हें डिस्कम्फर्ट ना हो। हॉस्पिटल में एक्सेसिव नॉइज का यूज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, पेशेंट को प्रॉपर प्राइवेसी में रखना है कि जो भी अलग अलग स्टाफ है वो उनसे मीट करने ना आए, जब भी नीड हो उसी टाइम पे हमें पेशेंट से मीट करना है। तो उन्हें एक आइसोलेटेड वार्ड में अच्छे से प्राइवेसी देते हुए मेंटेन फॉर्म में बेल लाइट का यूज करते हुए उन्हें उस यूनिट में प्लेस करना है। नेक्स्ट अब देखेंगे इंश्योर द एडिक्वेट लाइट एंड द गुड फिजिकल एनवायरनमेंट। मेंटेन इंश्योर करें कि जो लाइटिंग एरिया है वो एडिक्वेट अमाउंट में हो, अच्छी सी लाइटिंग हो, जैसे जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो इजीली फॉर्म में कर पाए, कोई भी एरर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ना हो सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के टाइम पर। इसी के साथ में गुड फिजिकल एनवायरनमेंट भी देते हैं, जो भी यूनिट है वो फिजिकली अच्छे से सेटअप हो, उसका जो सेटअप है फ्लोर एरिया, लाइटिंग, विंडो एरिया, वेंटिलेशन वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए पीडियाट्रिक यूनिट में। एजुकेट द पेशेंट एंड द फैमिली, इसी के साथ में हमें पेशेंट को भी एजुकेट करना एंड द फैमिली को भी एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेन अबाउट द एनेस्थीसिया टू द पेशेंट एंड द फैमिली। पेशेंट को बताएंगे कि किस तरीके का एनेस्थीसिया इस सर्जरी में हम उन्हें देने वाले हैं या फिर उसका क्या इफेक्ट होगा, एनेस्थीसिया का काम क्या होता है सर्जरी के टाइम पर और आफ्टर द सर्जरी एनेस्थीसिया का कितना असर रहता है पेशेंट की बॉडी में। और एनेस्थीसिया से पहले हम उन्हें बताएंगे कि पेशेंट को क्या रखते हैं, हम निल पर ओरल रखते हैं एनेस्थीसिया देने से पहले, जिसके थ्रू जो भी एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन है, अगर पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाया है तो जो भी रिस्क है एनेस्थीसिया देने के बाद में वो कॉम्प्लिकेशन, वो रिस्क फैक्टर कम हो सकते हैं, हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द डाइट एंड द निल पर ओरल बाय द माउथ एंड एट लीस्ट 4 to 6 आवर प्रायर टू द सर्जरी। पेशेंट को एंड द फैमिली मेंबर को एजुकेट करना है कि पेशेंट को सर्जरी से पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले हमें उन्हें निल पर ओरल रखना है। अभी निल पर ओरल क्यों रख रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं कि पेशेंट को सर्जरी से पहले कुछ भी खाने को नहीं देना है, नहीं तो हम उन्हें लिक्विड कुछ भी दे सकते हैं या फिर सॉलिड डाइट को भी हमें अवॉइड करना है। इसलिए ऐसा करते हैं कि एनेस्थीसिया जब भी हम दे रहे हैं पेशेंट को तो उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर पाए या फिर जो भी सर्जिकल साइट है, जो भी सर्जरी परफॉर्म होने वाला है पेशेंट की बॉडी में वो इजीली हम परफॉर्म कर पाए, जो भी सर्जन परफॉर्म करने वाले हैं। इसलिए भी हम निल पर ओरल पेशेंट को रखते हैं
कि पेशेंट का यूरिनरी रिटेंशन होने से या फिर बबल ऑब्स्ट्रक्शन होने से हम प्रिवेंट करें। और आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट करने के लिए भी पेशेंट को नील पर ओरल रखा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं कि सर्जरी से पहले हम पेशेंट को नील पर ओरल किस लिए रखते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एम्पटिंग द ब्लैडर एंड द बबल बिफोर द सर्जरी। जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं बबल एंड द ब्लैडर को एम्पटी रखने के लिए, कि हम क्यों एनकरेज करते हैं कि कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, और पेशेंट का इंटेस्टाइन एकदम से क्लीन एम्पटी होना चाहिए, ब्लैडर भी एकदम से एम्पटी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम उन्हें प्रिवेंट कर पाए यूरिनरी रिटेंशन होने से और द बबल ऑब्स्ट्रक्शन होने से भी। इसके थ्रू जो भी सर्जरी परफॉर्म की जा रही है वो इजीली वे में हो, बिना किसी मतलब रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी एरर के। और आफ्टर द सर्जरी भी पेशेंट की बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट वो फील ना करें, इसलिए पेशेंट को नील पर ओरल रखते हैं सर्जरी से पहले। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपेयर इक्विपमेंट एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में जब भी हम पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें जो भी इक्विपमेंट नीडेड है सर्जरी के लिए या फिर पेशेंट के चेकअप के लिए, जो भी हम वाइटल साइन उनका चेक करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन को मेड करते हैं, अगर हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें नीडेड हैं वैलिडेट करने के लिए उस डेटा को, तो उन सारे इक्विपमेंट को असेंबल करके रखना है, अरेंज करके रखना है, कि जिससे भी पेशेंट का जो भी हेल्थ हिस्ट्री है, जो भी डेटा है, हम उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें या फिर रिकॉर्ड कर पाए। डिमॉन्स्ट्रेट द इक्विपमेंट दैट विल बी यूज्ड आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है पेशेंट को चेक करने के लिए या फिर उन्हें केयर प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए जो भी इक्विपमेंट नीडेड है उसे सर्जरी से पहले ही हम असेंबल करके रख लेंगे, कि सर्जरी के बाद में जैसे ही पेशेंट ओटी से बाहर आते हैं तो कोई भी डिले ना हो उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए या फिर उनके हेल्थ चेकअप के लिए। तो पहले से ही जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, हमें पहले प्रिपेयर करके रख लेने हैं। डिस्क्राइब द पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट एंड द पेन। अभी सर्जरी हो रही है पेशेंट को, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्जरी के बाद में पेशेंट पेन फील करते हैं और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी होता है। नॉर्मल पेशेंट जैसा बॉडी में हम फील करते हैं सर्जरी के बाद में, अब एकदम से प्रॉपर तरीके से तो बॉडी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इंसीजन मेड करा है, पेशेंट की बॉडी को हमने स्किन को टीयर अप करा है, इंसीजन मेक करा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पेन तो रहता ही है। इसी के साथ में पेशेंट का जो बॉडी होता है वो डिस्कम्फर्ट भी फील करते हैं, तो उन्हें पहले से ही साइकोलॉजिकली हमें प्रिपेयर करना है कि सर्जरी के बाद में आपको थोड़ा सा पेन रहेगा सर्जिकल साइट पे, जिसको हम मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपको सर्जरी हुआ है पर्टिकुलर एरिया पे, अगर लिम्ब का हुआ है फिर कहीं और साइड का हुआ है, तो उस साइड में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, आप एकदम से नॉर्मलाइज फील नहीं करेंगे। बट लेटर ऑन टाइम के साथ में प्रोग्रेशन लेवल जैसे जैसे होता जाएगा, मेडिकेशन का जैसे रिस्पॉन्स होगा, रिकवरी जैसे ही स्टार्ट होगी, डिस्कम्फर्ट भी उसी के साथ में कम होता जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट द रिकवरी रूम केयर। पूरी तरीके से प्रॉपरली बताना है रिकवरी रूम के बारे में, कि हम सर्जरी होने के बाद में पेशेंट को कहाँ पे प्लेस करना है, क्या क्या रिकवरी रूम में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, क्या क्या चीज़ें नीडेड हैं पेशेंट के रिकवरी रूम में, क्या क्या चीज़ें अरेंज करेंगे हॉस्पिटल सेटिंग में, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो इन सारी बातों के बारे में हम उन्हें एजुकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल सेटिंग में जो भी पीडियाट्रिक यूनिट होगी, रिकवरी रूम होगा, वो कैसा होगा, बेबी फ्रेंडली होगा। जो भी पीडियाट्रिक यूनिट होती है वो कैसी होती है, मतलब डार्क कलर्ड उसमें यूज करते हैं, टॉयज वगैरह रखते हैं, जैसे बेबी क्या हो हॉस्पिटल सेटिंग में जब भी उन्हें उस यूनिट में रखा जाए वो उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाए, मीन्स उन्हें ऐसा अनफैमिलियर फील ना हो, उन्हें होम सेटिंग जैसा ही इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं। इमोशनल सपोर्ट, बेबी को इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनका जो भी फियर है, एंजाइटी है, उसको रिड्यूस करते हैं। डू नॉट रिमूव द फेवरेट टॉय और द ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ सिक्योरिटी। पेशेंट के पास से जो भी उनका फेवरेट टॉय है या फिर कोई भी उनकी फेवरेट ऑब्जेक्ट है, उनकी आंखों से वो दूर नहीं करेंगे। अगर पेशेंट को कोई भी टॉय अच्छा लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छी लग रही है, अगर वो उनकी नज़रों से दूर है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सिक्योर फील नहीं करते, उन्हें एंजाइटी फील होती है, बहुत ज़्यादा क्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर बेबी बहुत ज़्यादा क्राई कर रहे हैं, इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में क्या होगा, वो अच्छे से प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाएंगे। तो जो भी उनकी फेवरेट टॉय हैं या फिर ऑब्जेक्ट हैं, उससे उनको उनके पास में उनके बेड एरिया पर ही रखना है, जिसके थ्रू वो उससे अपना जो भी लेवल है फियर का, एंजाइटी का, वो रिड्यूस हो पाए, वो खुश रहे, वहाँ पे हैप्पी रहे, जैसे जो भी प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इजली फॉर्म पे कर भी पाए।
नेक्स्ट, encourage the child to wear a hospital gown, cap, etc. with the familiar object. फैमिलियर ऑब्जेक्ट के साथ में पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, कैप के बारे में बताएंगे, पेशेंट को बताएंगे कि गाउनिंग कैप के बारे में, ग्लविंग के बारे में बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, कैसे वियर करते हैं। तो पेशेंट जब भी हॉस्पिटल के जो भी क्लोथिंग है उसको वियर करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, वो भी अपने आप को हॉस्पिटल से कनेक्टेड पाएंगे। तो जो भी हम उन्हें केयर प्रोवाइड करेंगे या फिर ट्रीटमेंट देंगे तो वो उसमें से अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसी वे में हम उन्हें केयर डिलीवर भी कर पाएंगे। फिजिकली प्रिपरेशन ये सेकंड फेज है। पेशेंट को फिजिकली कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैंने जैसे बताया पेशेंट नील पर ओरल होना चाहिए सर्जरी से पहले। पेशेंट की बॉडी सर्जरी के लिए प्रिपेयर होनी चाहिए सर्जरी से पहले। तो फिजिकल प्रिपरेशन करना एज अ नर्स हमें नीडेड है और उनके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या फिजिकली हम बेबी को प्रिपेयर कर रहे हैं। चेक द वाइटल साइन एंड द लुक फॉर एनी अब्नॉर्मलिटी सच एज द स्किन रैशेस। चेक करना है कि पेशेंट की बॉडी में कोई भी एलर्जिक साइन ना हो, कोई भी मतलब कि रैशेस नहीं है होने चाहिए उनकी बॉडी में। उनका जो भी वाइटल साइन है वो एकदम से नॉर्मल होना चाहिए, उनका पीपी, पल्स रेट एंड द रेस्पिरेशन एंड द टेम्परेचर। अगर उनका वाइटल साइन अच्छा नहीं है तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस कंडीशन में हम सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते, सर्जरी को अवॉइड करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर बेबी को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ है या फिर किसी भी प्रॉब्लम में है, पेशेंट उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करे, कोई भी अबनॉर्मलिटी अराइज हो गई है सर्जरी से पहले, तो उस टाइम पे भी हमें सर्जरी को क्या करना है, पोस्टपोन करना है। उस टाइम पे भी बेबी की बॉडी सर्जरी के लिए प्रिपेयर नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंश्योर द चाइल्ड इज नील पर ओरल एंड द हाइजीनिक, फॉर एग्जाम्पल बाथिंग। चेक करना है कि पेशेंट सर्जरी से पहले नील पर ओरल होने चाहिए। हमने फेजेस में ही आपको एक्सप्लेन करा था कि नील पर ओरल होने की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस लिए पेशेंट को नील पर ओरल रखा जाता है। नील पर ओरल, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को, कि नील पर ओरल हम पेशेंट को इसलिए रखते हैं कि उनको यूरिनरी रिटेंशन से एंड द बवल ऑब्स्ट्रक्शन से प्रिवेंट कर पाए। इसी के साथ साथ एनेस्थीसिया से होने वाले कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को भी हम कम कर पाते हैं। डॉक्टर्स को, सर्जन को जो भी सर्जरी परफॉर्म हो रही है वो सर्जिकल साइट को इजी बनाने के लिए भी हम पेशेंट को नील पर ओरल रखते हैं। एंड सर्जरी के बाद में भी पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो उनकी बॉडी में, इसलिए भी पेशेंट को नील पर ओरल रखा जाता है सर्जरी से पहले। तो जो भी पेशेंट है सर्जरी से पहले 4 to 6 आवर वो कैसे रहेंगे, नील पर ओरल रहेंगे, मीन्स बाय माउथ कुछ भी इंटेक नहीं करेंगे। एडमिनिस्टर द प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करा है सर्जरी से पहले, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि फिजिशियन ने या फिर डॉक्टर ने, सर्जन ने क्या मेडिकेशन दी है पेशेंट को देने के लिए। तो टाइमली जो भी टाइम है, अगर ब्रेकफास्ट से पहले है या फिर आफ्टरनून की है या फिर नाइट के टाइम की है, तो वो टाइम ड्यूरेशन देख के 6 राइट ऑफ मेडिकेशन को फॉलो करते हुए ही एज अ नर्स हमें क्या करना है, पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। देन हम देखेंगे रिमूव द वैल्यूएबल थिंग्स अबाउट एंड इंश्योर द चाइल्ड एम्प्टीज देयर ब्लैडर। जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं वो रिमूव करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट ने गले में कोई चेन पहना हुआ है, अगर गर्ल्स हैं तो उन्होंने पायल्स पहने हुए हैं, एंकल पहना हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को क्या करना है, रिमूव करना है, उनके फैमिली मेंबर्स को देना है। इसी के साथ साथ ये भी देखना है कि पेशेंट का ब्लैडर एंड द बबल कैसा होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। एडमिनिस्टर द एनीमिया प्रिस्क्राइब्ड टू एम्प्टी द ब्लैडर। अगर बेबी का जो ब्लैडर है वो फुल है या फिर बबल फुल है, तो उस टाइम कंडीशन में हम क्या करेंगे कि बेबी को कैथेटर के थ्रू हम जो भी यूरिनरी ब्लैडर उनका फिल है तो उससे यूरिन को रिमूव आउट करते हैं। अगर बबल है, पेशेंट ने कुछ खाया है या फिर पिया है, तो उसको हम एनीमिया देके जो भी बबल है उसको क्लीन करते हैं बेबी के इंटेस्टाइन को एम्प्टी करने के लिए। इंश्योर द चाइल्ड वियर्स अ क्लीन गाउन एंड द हॉस्पिटल क्लोथ। ये इंश्योर करते हैं कि हॉस्पिटल का जो भी गाउन है बेबी ने पहना हुआ हो अच्छे से वेयरअप करा हो। पेशेंट की हाइजीन को मेंटेन करते हैं, जो भी गाउनिंग करा है वो उन्होंने एकदम से क्लीन हो। हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो भी ओटी का ड्रेस है वो बेबी को पहनाते हैं सर्जरी से पहले। नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यू द प्रिस्क्राइब फ्लूइड एंड द थेरेपी। जो भी डॉक्टर ने फ्लूइड को प्रिस्क्राइब करा है पेशेंट को हाइड्रेटेड रखने के लिए कि सर्जरी के टाइम पे पेशेंट की बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी ना हो, तो उसके लिए आईवी फ्लूइड को हमें कंटिन्यू रखना है सर्जरी से पहले। और जो भी मेडिकेशन दे रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि जो भी मेडिकेशन दे रहे हैं वो टाइमली बेबी को दे पाए। तो ये था हमारा फिजिकल प्रिपरेशन सर्जरी से पहले कि पेशेंट की बॉडी किस तरीके से फिजिकली प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर ये सारे साइन और सिम्टम्स या फिर ये सारी चीज़ें नर्स ने ध्यान में रखी हैं
और पेशेंट हमारा फिजिकली एकदम से नील पर ओरल है और मेडिकेशन उनका चल रहा है, गाउनिंग करके वो एकदम से प्रिपेयर हैं, उनका बवल एंड द ब्लैडर एम्प्टी है, कोई भी स्किन रैशेस नहीं है, वाइटल साइन एकदम से स्टेबल है, तो हमारे पेशेंट सर्जरी के लिए एकदम से प्रिपेयर है, देन हम उन्हें ओटी में सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव केयर में क्या आता है, प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी। अभी पेशेंट कैसे हैं, बस सर्जरी के लिए दे जस्ट अबाउट टू गो फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। क्या करना है उस टाइम पीरियड पे, जैसे ही वो सर्जरी के लिए उन्हें सेंड किया जा रहा है उस टाइम ड्यूरेशन पे हमें ध्यान देना है, इंश्योर ऑल द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड सच एज द एक्सरे एंड द स्कैन आर द अवेलेबल। ये ध्यान देना है जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट है, एक्सरे या फिर सिटी स्कैन या फिर कोई भी ब्लड टेस्ट हुआ है, तो जो भी एलर्जी टेस्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म किया गया है वो सारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का रिपोर्ट डॉक्टर्स के पास में या फिर नर्सेस के पास में कलेक्टेड फॉर्म में होना चाहिए, जिससे जो भी प्रॉब्लम है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सर्जरी अराइज ना हो और हम उस जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है वो अच्छे से कर पाए। अगर पेशेंट को कोई भी एलर्जी है पर्टिकुलर मेडिकेशन से, तो डॉक्टर्स को एंड द नर्सेस को ओटी के इन्फॉर्म करना है कि ये वाले पेशेंट को इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है, मेडिकेशन से एलर्जी है, तो ये उनको एडमिनिस्टर नहीं करना है। हैंड ओवर द चाइल्ड टू द नर्स विद द ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड द सपोर्ट। बताना है नर्स को, जब भी हम वार्ड नर्स जब भी पेशेंट को सर्जरी के लिए ओटी में सेंड कर रहे हैं, तो जो ओटी के नर्स हैं पेशेंट की कंडीशन के बारे में नर्स को बताना है, ओटी की नर्स को बताना है कि पेशेंट ने किस तरीके का रिस्पॉन्स करा, उनका एंजाइटी लेवल क्या है, उनका फिजिकल स्टेटस क्या है, वो किस तरीके से डील कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या मेडिकेशन दी है, अगर उनका बबल एम्प्टी नहीं है तो उसके बारे में उन्हें बताना है, या फिर सर्जरी से पहले उन्होंने कुछ खा लिया है तो उसके बारे में भी क्या करना है, ओटी के नर्स को इन्फॉर्म करना है, और जो भी पेशेंट का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो उन्हें हैंड ओवर करना है। Send the child to the operating room with an identification band tied on their wrist for the proper identification. पेशेंट को क्या करते हैं हम जब भी ओटी में सेंड कर रहे हैं उस टाइम पे उनके रिस्ट पे एक आइडेंटिफिकेशन बैंड को उनके बेड नंबर के साथ में या फिर उनका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके साथ में बांध के ओटी में सेंड किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन। एक पर्टिकुलर जो भी पेशेंट होता है हर एक का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट कांस्टेंट एंड द सेफ्टी मेथड। इससे पहले पेशेंट को हम ओटी में डिलीवर कराए फिर सेंड कराए उस टाइम पे क्या करते हैं, कंसेंट जो फॉर्म होता है ड्यूली साइन करवाते हैं पेरेंट्स से, जो भी केयर गिवर है, जो भी अटेंडेंट है पेशेंट के। क्यों करवा रहे हैं ऐसा साइन क्यों करवाते हैं, क्योंकि लीगल अथॉरिटीज को लीगल प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सर्जरी या फिर किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बेबी की बॉडी में अराइज हो जाती है या फिर उस प्रोसीजर की वजह से या फिर उस ट्रीटमेंट को देते हुए बेबी की डेथ हो जाती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल का या फिर डॉक्टर्स का या फिर नर्सेस का नहीं है। ये पेशेंट की हेल्थ के लिए हुआ है, उनकी हेल्थ ने उनकी बॉडी ने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया इस ट्रीटमेंट को लेकर, इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन की बॉडी में अराइज हुआ। तो कॉन्सेंट फॉर्म को हर एक हॉस्पिटल में साइन करवाया जाता है किसी भी प्रोसीजर को करवाने से पहले, उनकी सिचुएशन को उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। ऑब्टेन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर द एनेस्थीसिया एंड द सर्जरी एज अ लीगल प्रोटेक्शन। ध्यान देना है कि लीगल प्रोटेक्शन के लिए कि हम हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को और द नर्सेस को, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले, कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले पेशेंट को हमें कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं उनके अटेंडेंट से या फिर केयर गिवर के थ्रू। अगर हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उससे पहले भी हमें कंसेंट फॉर्म लेने की नीड है पेरेंट्स की। Ensure all the necessary document including the lab reports and the medical history are complete. ये इंश्योर करना है जो भी पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोस्टिक जो भी वैल्यूएशन को मेड करा गया है, उनका ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, सिटी स्कैन का रिपोर्ट या फिर कोई भी एलर्जी टेस्ट परफॉर्म किया गया है, अदर टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, तो उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और जब भी पेशेंट को ओटी में ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस टाइम पे ओटी के नर्स को वो सारा डॉक्यूमेंटेशन हैंड ओवर करना है वार्ड नर्स को। देन क्या है, रिकॉर्ड द चाइल्ड्स इमोशनल एंड द फिजिकल स्टेट टू प्रिवेंट द पोटेंशियल प्रॉब्लम। अभी दो तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, एक तो होता है एक्चुअल प्रॉब्लम एंड सेकंड होता है पोटेंशियल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम वो होता है जिसके साथ में पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो प्रेजेंट टाइम में पेशेंट की बॉडी में प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है। अभी पोटेंशियल प्रॉब्लम वो होता है जो एक्चुअल प्रॉब्लम तो पेशेंट की बॉडी में है, बट अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया या फिर उसको अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, अच्छे से उसके साथ में डील नहीं किया उस प्रॉब्लम के साथ में, देन फर्दर वो पोटेंशियल प्रॉब्लम को लीड करता है। मीन्स आगे की लाइफ में फर्दर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम बेबी की बॉडी में
अराइज हो सकता है, इस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर की वजह से वो लीड करेगा आगे की प्रॉब्लम को, तो वो कंसीडर होता है एज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम में। अगर बेबी का इमोशनल एंड द फिजिकल स्टेट मतलब सर्जरी से पहले बैलेंस नहीं है, पेशेंट डिस्टर्ब है, एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा है, पेशेंट फियर में है, पेशेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये लीड करेगा पेशेंट को पोटेंशियल प्रॉब्लम की तरफ। और अगर हमने पहले से ही जो भी नर्स हैं, ओटी के नर्स, उन्हें बताया है पेशेंट की इमोशनल स्टेटस के बारे में, फिजिकल स्टेटस के बारे में, तो वो उसको पेशेंट को उस तरीके से डील करेंगे सो दैट हम पेशेंट को प्रिवेंट कर पाएंगे उनके पोटेंशियल प्रॉब्लम से, उस रिस्क फैक्टर को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सपोर्ट एंड द सेफ्टी। इसी के साथ में ये थर्ड फेज आता है प्री एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर का, कि पेशेंट को क्या करना है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराना है और सेफ्टी भी देनी है। अलाउ वन फैमिली मेंबर टू स्टे विद द चाइल्ड टू अवॉइड द फियर एंड द स्ट्रेस। सर्जरी से पहले हमें अलाउ करना है उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी एक, मेनली तो मदर ही होते हैं पेशेंट के पास में, जिससे पेशेंट का स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल एंड द फियर लेवल लो हो और जो पेशेंट है सेफ एंड द सिक्योर फील कर। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द एक्सीडेंटल इंजरी। पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, कोई भी एक्सीडेंट ना हो। मीन हॉस्पिटल सेटिंग में जिस भी वार्ड में हमने पेशेंट को रखा है, तो कोई भी मतलब पेनिट्रेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो उनके बेड एरिया के सराउंडिंग में ना हो, और कोई भी इंजरी ऐसी ना हो, जैसे पेशेंट को बेड फॉलिंग से बचाना है कि पेशेंट बेड से ना गिर जाए, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से उन्हें इंजरी ना हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है पेशेंट की सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी को। अगर टॉडलर पेशेंट है, वो तो बेड पे रुकते ही नहीं है, भागते रहते हैं इधर उधर, वो चल रहे हैं, और कोई भी हमने मेडिकेशन दिया, एम्पुल ही है, हमने उसे तोड़ा है, तो उसके ग्लास कुछ जमीन में पड़ गए, तो वो क्या करेंगे, पेशेंट के पैर में लग जाएंगे, उन्हें इंजरी हो सकती है। तो इस बारे में क्लीनिंग का ध्यान देना है, फ्लोरिंग एरिया अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, वो एनवायरमेंट पूरा जिस भी एरिया में पेशेंट को रखा है, वेल लाइट होना चाहिए उस एरिया में, ताकि जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वो हम अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंश्योर द चाइल्ड इज सेंट टू द ऑपरेटिंग रूम विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इंश्योर करना है कि जब भी हम चाइल्ड को ओटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उनके साथ में जो भी उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो उनके साथ में होने चाहिए। तो उन डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हम पेशेंट को ओटी में डिलीवर करते हैं फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अभी हमने क्या डील करा था, किसके साथ में, प्री ऑपरेटिव केयर के साथ में। देन हम आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन। सर्जरी के बाद में क्या क्या हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला आता है इमीडिएट केयर। इमीडिएटली जैसे ही पेशेंट ओटी से बाहर निकल के आते हैं, तब उनके साथ में हम किस तरीके से डील करते हैं। देन आता है ऑनगोइंग केयर, मीन्स जैसे ही हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, तो रूटीन केयर में हम पेशेंट को क्या क्या केयर देते हैं। देन आता है जनरल, जैसे ही पेशेंट की बॉडी रिकवर होना स्टार्ट कर देती है, फिर हम उनको जनरल केयर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इमीडिएट केयर। इमीडिएटली जैसे ही पेशेंट ओटी से बाहर आए हैं, उस टाइम ड्यूरेशन पे हम उन्हें क्या केयर डिलीवर करेंगे। तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर रिसीव द चाइल्ड एंड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग रूम स्टाफ। जैसे ही पेशेंट ओटी से बाहर आए हैं, तो ओटी के स्टाफ से, ओटी के नर्सेस से हमें पूछना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सर्जरी पेशेंट ने किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया, कोई कॉम्प्लिकेशन तो अराइज नहीं हुई, ज्यादा ब्लड तो लॉस नहीं हुआ है, पेशेंट ने किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया, उनका इमोशनल एंड द फिजिकल स्टेटस कैसा है, पेशेंट की हेल्थ कैसी है, वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई और अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो नर्स को जो भी ओटी में हुआ है पेशेंट की सर्जरी के टाइम पे, वो सारी इंफॉर्मेशन ओटी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वार्ड नर्स को देने के लिए। अगर वार्ड नर्स के पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी जो कुछ भी ओटी में हुआ है, तो वो अच्छे से पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को डिलीवर भी कर पाएंगे, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, जो भी उनकी नीड होगी, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें केयर डिलीवर कर सकते हैं। चेक द वाइटल साइन एंड इंश्योर द चाइल्ड इज रिसीविंग एप्रोप्रिएट थेरेपी एंड द मेडिकेशन। चेक करना है कि पेशेंट के वाइटल साइन कैसे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, बीपी नहीं बढ़ा होना चाहिए, पल्स रेट हाई नहीं होना चाहिए, रेस्पिरेशन नॉर्मल होना चाहिए। इसी के साथ में पोस्ट ऑपरेटिव में जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करा है, जितने अमाउंट में करा है, फिक्स राइट ऑफ मेडिकेशन का ध्यान में रखते हुए वो पर्टिकुलर टाइम में हमें एडमिनिस्टर करना है विदाउट एनी डिले। मेंटेन द एयरवे बाय प्लेसिंग द चाइल्ड इन अ सेफ पोजीशन। सर्जरी के बाद में ये ध्यान देना है कि पेशेंट अच्छे से ब्रीथ तो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एनेस्थीसिया का लेवल चेक करना है कि कितने लेवल में उन्हें असर हुआ है एनेस्थीसिया का। इसी के साथ में हमें ये भी देखना है मेडिकेशन द एयरवे में, मेंटेन द एयरवे में,
कि पेशेंट का एयर भी एकदम से मेंटेन हो। अगर मेंटेन नहीं होगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा तो पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं अच्छे से पहुंचेगी और पेशेंट शॉक में भी जा सकते हैं। तो इस बात का खास तरह से ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सक्शन एज नीडेड इन एनी सेक्शन। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो उस टाइम पे हम सक्शन के थ्रू जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है उसको रिमूव आउट करते हैं, उसको एस्पिरेट करते हैं, जिससे एयरवे में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है वो क्लियर हो पाए, पेशेंट अच्छे से ब्रेथ कर पाए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए सक्शन करने की नीड होती है। देन हम मॉनिटर करेंगे आईवी चैनल को कि जो भी आईवी फ्लूइड हम उन्हें एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो अच्छे से बॉडी में डिलीवर हो रहा है, ट्रांसफ्यूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कैनुला को चेक करेंगे कि वो काउंटर तो नहीं हो गया, अच्छे से वर्क तो कर रहा है, क्या क्या मेडिकेशन, क्या क्या फ्लूइड किस किस टाइम में बेबी को कैसे कैसे हमें एडमिनिस्टर करने हैं। देन कैथेटर को चेक करेंगे, अगर यूरिनरी कैथेटर पड़ा हुआ है तो वो वर्केबल फॉर्म में है या फिर नहीं है, उसे चेंज करने की नीड तो नहीं है, ज़्यादा टाइम हो गया तो उसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम पेशेंट को इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर रहे हैं इसलिए। देन हम ड्रेनेज ट्यूब को देखेंगे, अगर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम के लिए ट्यूब दिया गया है तो वो प्रॉपर तरीके से प्लेस तो है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, सॉइलिंग तो नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रेसिंग। सर्जिकल साइड में जो ड्रेसिंग किया गया है वो अच्छे से वेल ड्रेस्ड है या फिर नहीं है, वहाँ पे कोई पस कलेक्शन तो नहीं हो रहा है, ब्लीड तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे वुंड जो भी ड्रेसिंग है वो बेड तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, सर्जन को इन्फॉर्म करना है और इमीडिएटली प्रॉम्प्ट डिसीजन लेते हुए उसको चेंज भी करना है। देन हम देखेंगे चेकिंग फॉर द वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड साइन ऑफ द शॉक, साइनोसिस और द फेलियर। देखना है कि पेशेंट वॉमिटिंग तो नहीं आ रहे हैं, पेशेंट को अगर वॉमिटिंग आ रहा है तो बहुत फोर्सफुल इजेक्शन होगा जिसके थ्रू जो सोचर्स हैं वो टीयर भी हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि पेशेंट वॉमिट ना। देन हमें डिहाइड्रेशन पे ध्यान देना है, अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हुआ है या फिर बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हुआ है तो पेशेंट डिहाइड्रेशन की स्टेट पे जा सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन होने से पेशेंट को प्रिवेंट करना है, ये साइन का ध्यान रखना है। इसी के साथ में साइन ऑफ द शॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या साइन ऑफ द शॉक होता है? पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पेशेंट का पल्स रेट बढ़ जाता है, पेशेंट बहुत वीक फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट साइन होता है साइन ऑफ द शॉक का कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो चार्ट है वो लो होता है, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है। नेक्स्ट साइनोसिस देखेंगे कि पेशेंट की बॉडी में स्किन का कलर ब्लू तो नहीं है या फिर पेलर तो नहीं है, अगर ब्लू है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है और अगर पेलर है तो पेशेंट कहते हैं एनीमिक है, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करा है वो टाइमली एडमिनिस्टर करना है। मेंटेन द इनपुट एंड द आउटपुट चार्ट, सर्जरी के बाद में जो भी फ्लूइड हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट का आउटपुट हो रहा है यूरिन का या फिर नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हमें उसको इमीडिएट इंटरवेंशन देने की नीड है पेशेंट को। इन बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है तो इमीडिएटली पेशेंट नर्स को क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट एनेस्थीसिया केयर। अभी जैसे ही पेशेंट ओटी से बाहर आते हैं एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, तो एनेस्थीसिया देने के बाद में हम उन्हें डायरेक्टली जो फूड होता है उसको हम एडमिनिस्टर नहीं करते, डायरेक्टली पेशेंट को सॉलिड फूड इंटेक करने को नहीं बोलेंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि जब तक एनेस्थीसिया को जो असर है वो कम नहीं हो जाता तब तक वो कुछ भी डाइट नहीं लेंगे, ना ही तो सेमी सॉलिड और ना ही तो सॉलिड फूड को वो इंटेक करेंगे। कीप द चाइल्ड नील पर ओरल, पेशेंट को कैसा रखना है, नील पर ओरल रखना है, नथिंग बाय द माउथ, कुछ भी वो माउथ से नहीं इंटेक करेंगे अंटिल द क्लियर्ड फ्रॉम द एनेस्थीसिया, जब तक एनेस्थीसिया का लेवल नॉर्मलाइज नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता, तब तक वो माउथ से कुछ भी इंटेक नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन अगर वो उन्होंने फूड को इंटेक करा तो वो बढ़ जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। मेंटेन द वार्मथ एंड द मॉनिटर द वाइटल साइन, पेशेंट को कैसा रखना है, वार्मथ रखना है, गर्म रखना है, क्योंकि पीडियाट्री पेशेंट है तो उनका जो बॉडी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी इन्फेक्शन को लेकर, तो उनका जो एरिया है वो वार्म होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ उनके वाइटल साइन को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहना है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन उनके वाइटल साइन में इम्पेयरमेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन गोइंग केयर। ऑन गोइंग केयर का मतलब क्या होता है, सेकंड केयर में आता है सर्जरी के बाद में, मीन्स रूटीनली केयर, जैसे ही पेशेंट कहते हैं एडमिट है वहाँ पे हॉस्पिटल में तो उस टाइम पे रेगुलर बेसिस पे हम क्या केयर दे रहे हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, इमीडिएट केयर, नाउ वी विल सी फॉर द ऑन गोइंग केयर।
चेक एनजी ट्यूब प्लेसमेंट, अगर पेशेंट एनजी ट्यूब से फीड कर रहे हैं तो एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट देखना है, वहां पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, ट्यूब अच्छे से प्लेस तो है या फिर नहीं है, जो भी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, फीड करा रहे हैं बेबी को, वो अच्छे से स्टमक में रीच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इन बातों का ध्यान देना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको रिमूव आउट भी करना है। एनजी ट्यूब रिमूव करने की क्या टेक्निक होती है कि पेशेंट को हमें जो भी थोरेसिक मसल्स हैं और ब्रीथ है बेबी को होल्ड करके रखना है, देन हम इजिली एनजी ट्यूब को रिमूव आउट कर पाएंगे। एक्सप्लेन ट्रीटमेंट प्लान एंड प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट, देखना है ट्रीटमेंट प्लान क्या है, पेशेंट को उनकी फैमिली मेंबर को एक्सप्लेन करना है कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और क्या क्या केयर उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, क्या क्या मेडिकेशन उन्हें दी जा रही है, कौन कौन सी थेरेपी पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो हॉस्पिटल में जब भी वो एडमिट है ऑपरेशन के बाद में उन्हें देनी जरूरी है। इसी के साथ में उन्हें जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं या फिर पेशेंट है उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना है, उनके एंजाइटी को, उनके फियर को, जो भी क्वेश्चन है, जो भी उनके डाउट है उसको भी क्लियर करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉनिटर द वाइटल साइंस एंड असेस द पेन लेवल। अभी सर्जरी के बाद में सबसे जरूरी क्या चेक करना है, पेन लेवल को चेक करते हैं सर्जरी के बाद में कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। पेन लेवल को कैसे चेक करेंगे, पेन स्केल का यूज करते हुए हम पेन लेवल को असेस करते हैं कि पेशेंट को कितनी इंटेंसिटी में पेन हो रहा है। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं तो सीवियर पेन है, अगर थोड़ा सा नॉर्मल सा फेशियल एक्सप्रेशन है तो ज्यादा तेज पेन नहीं हो रहा है पेशेंट को। इस तरीके से पेन स्केल का यूज करते हुए पेशेंट का पेन लेवल असेस करते हैं और बताते भी हैं इसी के साथ में कि अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तभी मेडिकेशन लें, अगर थोड़ा हो रहा है तो उन्हें टॉलरेट करने की नीड है, ज्यादा मेडिकेशन नहीं देना है, पेन किलर ज्यादा नहीं देते, नहीं तो जो किडनी है उसमें टॉक्सिसिटी कॉज होती है, किडनी फेलियर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मीट द चाइल्ड मदर एंड प्रोवाइड द अपडेट, पेशेंट के फैमिली मेंबर से मीट करना है नर्स को एंड मदर से मीट करना है और जो भी पेशेंट की हेल्थ में चेंजेस हो रहे हैं या फिर कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में पेशेंट की फैमिली को, उनकी मदर को हमें इन्फॉर्म्ड भी करना है ताकि उनका जो भी एंजाइटी है, जो भी उनके डाउट है वो क्लियर हो और जो भी उनके क्वेश्चन है उसी के साथ ही साथ नर्स को क्लियर भी करने हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट का हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, वो अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, रिकवरी के स्टेज में पेशेंट पहुंच गए हैं। मॉनिटर द इनपुट एंड द आउटपुट चार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का यूरिन इनपुट एंड द आउटपुट चार्ट को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना कि जितने लेवल में पेशेंट को फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं उतना ही आउटपुट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देन हम देखेंगे चेक फॉर द कॉम्प्लिकेशन सच एज द इन्फेक्शन और द ब्लीडिंग, जो भी सर्जिकल साइट है वहां पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, वहां पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस वुंड को ट्रीट करने की नीड है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे हमें इंटरवेंशन लेने की नीड है और पेशेंट का जो वुंड एरिया है, सर्जिकल साइट है, उसको रिपेयर करना जरूरी है। क्लीन अराउंड द सर्जिकल एरिया, जो भी सर्जिकल एरिया है उसके सराउंडिंग एरिया में हम असेप्टिक टेक्निक का यूज करते हुए क्लीनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें और हीलिंग को हम मतलब कि एनहेंस कर पाए, बढ़ा पाए, प्रमोट कर पाए, जिससे सर्जिकल जो एरिया है वो अच्छे से हील हो। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली, पेशेंट की पोजीशन को जल्दी जल्दी से मतलब कि चेंज करते रहेंगे, एक ही पोजीशन पे नहीं रखेंगे। अगर पेशेंट को एक ही सुपाइन पोजीशन पे रखा है तो बेड सोर होने के चांसेस है, तो फ्लो का सपोर्ट करते हैं पेशेंट के पोजीशन को चेंज करने के लिए, जैसे वो पार्ट कैसा रहे, मूवेबल रहे, वहां पे स्टिफनेस ना कॉज हो जाए और वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता रहे अगर पेशेंट अच्छे से मूवमेंट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, रिकॉर्ड द इफेक्ट, जो भी मेडिकेशन नर्सेस दे रहे हैं पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करना है। देन उसके बाद में क्या करेंगे, उससे होने वाली इफेक्ट को भी देखेंगे कि पेशेंट की बॉडी में उस मेडिकेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है, बेबी की बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई भी निगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो मेडिकेशन को चेंज करने की नीड है और फिजिशियन को और पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करा जाएगा कि ये वाला मेडिकेशन पेशेंट की बॉडी में इस तरीके का इफेक्ट शो कर रहा है तो ये मेडिकेशन चेंज करना है। नेक्स्ट रिमूव द बैग, फॉर एग्जाम्पल अगर कोलोस्टमी है या फिर यूरिनरी बैग अटैच है तो चेंज द ड्रेसिंग एज नीडेड, तो टाइमली क्या करना है, कोलोस्टमी के जो भी कोलोस्टमी का बैग है उसको क्लीन करना है, यूरिनरी बैग को चेंज करना है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, इसी के साथ में जो भी सर्जिकल एरिया पर ड्रेसिंग करा गया उसको भी चेंज करना है। हम अगर चेंज करते हैं टाइमली, जो भी सर्जरी हुआ है ड्रेसिंग को अच्छे से करते हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और उनका जो हीलिंग है सर्जिकल साइड का वो इनहेंस होगा, वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट प्रोवाइड द डाइट एज प्रिस्क्राइब्ड, स्टार्टिंग बबल फीडिंग मेजर व्हेन द एप्रोप्रिएट,
प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को डाइट जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है। पेशेंट कुछ भी ऐसे ही नहीं खा सकते। फास्ट फूड खाने से अवॉइड करेंगे, पेशेंट को स्पाइसी फूड खाने से मना करेंगे। ऐसी डाइट देंगे कि उन्हें न्यूट्रिशन भी अच्छा मिले, मिनरल्स भी अच्छे मिले, जिससे उनकी बॉडी अच्छे से रिकवर करे, उनका वेट अच्छा सा गेन हो और उनकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करे, जिससे हम उन्हें वीकनेस से, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशन एंड द रिकवरी। न्यूट्रिशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है रिकवरी में। तो पेशेंट को जो भी हम डाइट दे रहे हैं, दो मेडिकेशन का रोल होता है, दूसरा फूड का, जो भी पेशेंट डाइट ले रहा है उसका भी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देती है रिकवर होने के लिए। तो जो भी पेशेंट डाइट ले रहे हैं वो अच्छी डाइट लेनी चाहिए। अब कोई भी पेशेंट को फास्ट फूड नहीं खाना, ऑयली फूड नहीं खाना और स्पाइसी फूड भी नहीं लेना है। When bubble sound are audible, जैसे ही बबल साउंड ऑडिबल हो जाता है सर्जरी के बाद में, देन हम पेशेंट को फीड कराना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट द फीडिंग विद द क्लियर फ्लूइड, देन द सेमी फ्लूइड एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द सॉलिड फूड। सबसे पहले क्या देंगे? लिक्विड फूड देंगे, लिक्विड कुछ खाने को देंगे, देन सेमी सॉलिड देंगे। उसके बाद प्रोग्रेस करते हैं धीरे धीरे सॉलिड की तरफ। एकदम से पेशेंट को सॉलिड खाने को नहीं दे देंगे, जिससे जो भी इनका इंटेस्टाइन है वो अच्छे से उस चीज को इनटेक कर पाए और बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, और जिससे पेशेंट का रिकवरी भी अच्छा हो, पेशेंट की बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट भी ना हो और डिस्टर्बेंस भी ना हो पेशेंट के सर्जिकल साइट पर। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल केयर। पहले हमने क्या देखा था? इमीडिएट केयर देखा था, देन हमने ऑनगोइंग केयर देखा। अभी हम बात कर रहे हैं जनरल केयर के बारे में। अभी पेशेंट कैसे हैं? रिकवरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो हम उन्हें कैसी केयर दे रहे हैं? जनरलाइज्ड केयर दे रहे हैं। तो जनरल केयर में क्या आएगा? इंश्योर द चाइल्ड रिसीव्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड द सप्लाई फॉर द फर्दर रिकवरी। आगे की रिकवरी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज को हमें मीट करना है, पेशेंट को प्रोवाइड कराना है, जिससे उनकी हेल्थ अच्छे से प्रमोट हो और अच्छे से उनका जो सर्जिकल एरिया है वो हील भी कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेन द एडुकेट रेस्ट एंड द स्लीप। अभी रेस्ट का और स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है हीलिंग के लिए। जब भी पेशेंट अच्छे से स्लीप लेते हैं, अच्छे से रेस्ट करते हैं, तो वो अच्छे से रिकवर कर पाते। कहते हैं ना, मेडिकेशन लेने के बाद आप सो जाइएगा। सोने से क्या होता है? बॉडी अच्छे से हील करती है। बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं बॉडी में, हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होते हैं, तो वहाँ का एरिया अच्छे से हील होना स्टार्ट कर देता है। मेंटेन करेंगे एसेप्टिक टेक्निक को टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन को होने से हमें प्रिवेंट करना है एसेप्टिक टेक्निक को यूज करते हुए। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे पेशेंट को, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से एंड द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना है। पहली बात तो ये है, अगर पेशेंट का सर्जरी हुआ है तो कैथेटर ही इंसर्ट करके रखते हैं, जिससे पेशेंट को सर्जिकली जो है उनका मूवमेंट हम प्रिवेंट कर पाए और उनका जो हीलिंग है पेशेंट की बॉडी का सर्जिकल साइड पे वो अच्छे से हो पाए। Maintain the skin integrity and provide the mouth care in the manner that address fear and the anxiety. स्किन को देखेंगे, स्किन टर्गिडिटी को देखेंगे, स्किन में डिहाइड्रेशन को देखेंगे कि स्किन में बहुत ड्राइनेस तो नहीं है, पेशेंट की बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, उनका माउथ चेक करते हैं। इसी के साथ में पेशेंट को हम ओवरऑल केयर प्रोवाइड करते हैं, उनके फियर एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करते हुए। देन हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड द डिस्चार्ज। अभी पेशेंट को डिस्चार्ज का टाइम आ गया है, जनरल केयर दे दी, अब डिस्चार्ज का टाइम है, तो उस टाइम पे उन्हें फॉलोअप के बारे में बताएंगे। घर जाके क्या क्या चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है, किस तरीके की उन्हें केयर लेनी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, इसके बारे में फैमिली को भी एंड पेशेंट को भी हम एजुकेट करते हैं। प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन टू द चाइल्ड इन द फैमिली। हेल्थ एजुकेशन में वही आता है किस तरीके का उन्हें डाइट लेना है, कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है, कौन सा इन्फेक्शन चीज़ें हैं जिससे पेशेंट को बचाना है, और पेशेंट के आसपास का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, इंजरी से प्रिवेंट करना है, जो भी स्ट्रेसर है उन्हें रिमूव करना है, इससे पेशेंट का स्ट्रेस लेवल हाई ना हो, पेशेंट को फियर से प्रिवेंट करना है, पेशेंट को जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए वो उन्हें देनी है, और पेशेंट की डाइट का खास करके ध्यान रखना है कि पेशेंट क्या करें, कोई भी फास्ट फूड या फिर ऑयली या फिर स्पाइसी फूड इनटेक ना करें। रिमूव द स्टिचेस यूजली आफ्टर द 7 to 10 डेज। स्टिचेस जो भी सर्जिकल साइड में सूचर्स करे गए हैं वो 7 to 10 डेज के बाद में रिमूव कर दिए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन, ये डिपेंड करता है उनकी कंडीशन के ऊपर कि हीलिंग कितनी जल्दी हो रही है, सूचर कितनी जल्दी से ऑब्जर्व हो रहे हैं स्किन में, उसके बाद में ही 7 to 10 डेज में उसे रिमूव करा जाता है। टीच द पेशेंट पेरेंट्स अबाउट द होम केयर इंक्लूडिंग द डाइट, मेडिकेशन एंड फॉलो अप प्रोसीजर। फॉलो प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि कितने टाइम के बाद उन्हें डॉक्टर से मीट करना है पेशेंट की कंडीशन के बारे में, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसी के साथ साथ घर पे जाके उन्हें क्या क्या मेडिकेशन देनी, किस तरीके का डाइट देना है पेशेंट को, इसके बारे में भी उन्हें एजुकेट करते हैं। प्रोवाइड द रिटन इंस्ट्रक्शन इफ द नीडेड।
रिटनली कंसेंट लेंगे, रिटन कॉन्स्टेंट लेंगे कि जो जो नीडेड है हॉस्पिटल की पॉलिसी को लेकर लीगल अथॉरिटी को देखते हुए कि कोई भी हार्म ना पहुंचे हॉस्पिटल पे या फिर स्टाफ के ऊपर। तो रिटन कंसेंट लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर द सिक चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे हमारी चारों फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आप फेजेस को एक्सप्लेन करके उसके इंट्रोडक्शन लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। इफ एनी केस अगर ये 10 मार्क्स में आता है तो आप इसमें हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को भी मेंशन कर सकते हैं। मैनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द चाइल्ड केयर इन द हॉस्पिटल इंक्लूडिंग। बहुत सारी फैसिलिटीज होते हैं जो हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं पेशेंट के लिए। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके लिए अलग अलग वार्ड प्लेस करे गए हैं, अलग अलग यूनिट प्रोवाइड करे गए हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट को रखा गया है। उनकी जो भी हेल्थ की नीड के अकॉर्डिंग उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए उस जगह पे उन्हें प्लेस करते हैं। पहला है पीडियाट्रिक यूनिट कैसा होना चाहिए, क्या क्या होती है। एनआईसीयू यूनिट इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, पीआईसीयू होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी एंड द ऑन्कोलॉजी। अगर कैंसर से पेशेंट सफर कर रहा है तो उनके लिए अलग यूनिट होता है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, अगर पेशेंट का हार्ट रेट या फिर हार्ट रिदम हार्ट डिफेक्ट है तो उसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को कहाँ रखते हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में रखा जाता है। बर्न यूनिट, अगर बर्न पेशेंट है तो उनको बर्न यूनिट में रखेंगे। स्पेशलाइज्ड आइसोलेटेड यूनिट होता है जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट करें, और अदर जो भी साइड होता है उससे पेशेंट को अलग रखते हैं। और यहाँ का इन्वायरमेंट भी कैसा होता है, कूल होता है। अगर वार्म इन्वायरमेंट में रखेंगे तो स्किन इरिटेट करती है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होगी और बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट और क्राई करेंगे और उनका हीलिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो बर्न यूनिट होता है वो कूल होता है, ठंडा होता है, जिससे वहाँ पे कोई भी एलर्जी या फिर इरिटेशन में भी कॉज ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रन। अभी हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं बच्चों के लिए। ट्रॉमा एंड द ऑर्थोपेडिक सेंटर होता है, एंड द न्यूरोलॉजी एंड द न्यूरो सर्जरी भी यूनिट होती है। पीडियाट्रिक इमरजेंसी वार्ड होता है, पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, रिक्रिएशनल यूनिट भी रखते हैं। इसी के साथ में फिजिकल थेरेपी के लिए भी अलग से एक यूनिट को रखा जाता है जिसमें वहां पे उनके जो भी फिजिकल थेरेपीज हैं वो उन्हें प्रोवाइड करा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये सारी हम जो यूनिट है इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूनेटल एंड द चिल्ड्रन। उसमें हमने सारा ही इसको डिटेल में क्लियर करा है, कवर करा है कि न्यूनेटल यूनिट कैसी होती है, क्या क्या फिजिकल सेटअप होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर से देखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है तो वो पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है, इसका ध्यान देना है। A child family atmosphere and the environment are the vitally important for the physical and the mental state of the child and their family। जो इन्वायरमेंट है वो पेशेंट के लिए कैसा होना चाहिए, बेबी फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे पेशेंट अच्छे से इंगेज कर पाए उस इन्वायरमेंट के साथ में, अच्छे से कनेक्ट कर पाए। सो दैट क्या होगा, उनका हीलिंग अच्छा होगा, वो अच्छे से अपनी हेल्थ में रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। पीडियाट्रिक यूनिट रिक्वायरमेंट, अभी पीडियाट्रिक यूनिट में ये तो न्यूनेटल का यूनिट था, वो कैसा होना चाहिए इन्वायरमेंट। अभी हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक यूनिट रिक्वायरमेंट। पीडियाट्रिक यूनिट में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। द पीडियाट्रिक यूनिट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द अदर यूनिट एंड हैव एडुकेट फैसिलिटीज फॉर द 5 केयर लेवल ऑफ चिल्ड्रन। 5 केयर लेवल ऑफ चिल्ड्रन क्या होता है, पहला क्या होता है प्राइमरी केयर। प्राइमरी पेशेंट का नॉर्मल है, नॉर्मली की ट्रीटमेंट की नीड है वो अच्छा होता है। सेकेंडरी केयर होता है, सेकेंडरी में बहुत ही ज्यादा सीवियर इल है और हॉस्पिटल की टर्शियर है तो बहुत ज्यादा बिगड़ के रेस्ट करते हैं, काफी सारे पेशेंट है इमेज कंट्री में लेने का नीड है। और फोर्थ में में हमें आईओ में प्ले करके पेशेंट का कहना है लेवल ऑफ मींस लेवल प्ले करके को हमें रखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल हार्म एंड ध्यान में पेशेंट होता होना चाहिए किसी भी हम ना इंफेक्शन का फॉल होने से बचाने से होना है एटलीस्ट और इन्फेक्शन में प्रिवेंट करना है। should have a separate data प्रोटेक्शन टू वो क्या है व्हाट इज है इससे के लिए भी करते हैं। और बैटरी में आता है टेस्ट के लिए लेकिन होता है बैक को करने के टाइम होता है शॉप के लिए सिगर रूम होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग। वेटिंग रूम इसी के लिए देते हैं फैमिली मेंबर को वेट करने के लिए। देन कंसल्टेशन फॉर और टीचिंग रूम होता है, अलग से सेपरेट होता है ये भी। बाथरूम फॉर द चिल्ड्रन एंड द अडल्ट, दोनों के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी एंड द पेशेंट के लिए भी रखते हैं बाथरूम को। एंड द नर्सिंग स्टेशन प्लेस होता है जो भी पीडियाट्रिक यूनिट होता है उसके मिडल में। एंड द डॉक्टर्स रूम सेपरेट
डॉक्टर रूम भी होता है। तो ये स्पेशलाइज्ड चीजें हैं जो कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, पीडियाट्रिक यूनिट में मिलती हैं। तो बच्चों के रिक्रिएशनल थेरेपी के लिए क्या देते हैं, अलग सेपरेट से रूम देते हैं। देन है चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट शुड बी अट्रैक्टिव एंड द चाइल्ड फ्रेंडली। जो भी इन्वायरमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। वहाँ का वॉल डेकोरेटेड होना चाहिए, कार्टून्स बने होने चाहिए, टॉयज होने चाहिए, हैंगिंग जो टॉयज होते हैं उनका यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिससे पेशेंट क्या करें, उस यूनिट से कनेक्टेड रहे। चिल्ड्रन शुड बी गिवन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। उन्हें प्रॉपर एक्टिविटीज के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए प्रमोट करते हैं। हेल्दी एनवायरमेंट। द नर्स शुड मेंटेन द हेल्दी फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट। पेशेंट का साइकोलॉजिकली स्ट्रेस एंड द जो भी एंजाइटी है उसको रिमूव करेंगे। देयर शुड बी प्रोविजन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, ट्रॉमा एंड द एक्सीडेंट। बचाएंगे पेशेंट को कोई भी ट्रॉमा होने से, इन्फेक्शन होने से, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट फीचर्स। क्या क्या यूनिट में फीचर्स होते हैं पीडियाट्रिक यूनिट में। प्ले एरिया विद रिक्रिएशनल एक्टिविटी। प्ले एरिया कैसा होना चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के साथ में होना चाहिए। वहाँ पे वो डांस भी कर पाए, गेमिंग जोन भी होना चाहिए उनके लिए, और अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, एक्सरसाइज होने के लिए अलग अलग से मशीन्स होने चाहिए जिसमें वो इंगेज रह सकते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग एंड द प्राइवेसी। पेशेंट को क्या देना चाहिए, स्पेस होना चाहिए उनकी यूनिट में, और प्रॉपर प्राइवेसी भी उन्हें प्रोवाइड करना है। डेकोरेशन लाइक द पेंटिंग एंड द चार्ट। जो भी पीडियाट्रिक यूनिट है, वार्ड है, उनमें वॉल में पेंटिंग होने चाहिए, अच्छे से बने हुए डेकोरेटेड फॉर्म में, अट्रैक्टिव होने चाहिए, एंड चार्ट भी यूज करते हैं इसमें। क्लीननेस एंड द प्रॉपर मेंटेनेंस। जो भी यूनिट है वो वेल क्लीन होनी चाहिए, फ्लोर एकदम क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डस्ट वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, इनफ फर्नीचर एंड द इक्विपमेंट। जो भी वहाँ का फर्नीचर है वो इनफ अमाउंट में हो, पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को बैठने के लिए सोफा अवेलेबल हो, कार्डियक मॉनिटर होना चाहिए प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए, और जो भी पेशेंट के बेड साइड में जो टेबल है अच्छे से प्लेस होनी चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं पेशेंट की बेड साइड में अवेलेबल हो। प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए एंड द गुड वेंटिलेशन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस यूनिट का, 22 to 25 डिग्री सेल्सियस, एंड द ह्यूमिडिटी होनी चाहिए मेंटेन एट द कंफर्टेबल लेवल एंड द स्पेस बिटवीन द बेड। अगर जनरल वार्ड में है तो 2 बेड के बीच में स्पेस होना चाहिए, जैसे जो भी नर्स आ रहे हैं पेशेंट को अच्छे से केयर डिलीवर कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे सेफ्टी एंड द हाइजीन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, कि पेशेंट को जो भी हम केयर दे रहे हैं वो सेफ हो और उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्लाइज, मॉस्किटो एंड द कैट एंड द डॉग। अब ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कैट भी आ रहे हैं, डॉग भी आ रहे हैं, मॉस्किटो हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाइज भी हैं, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट तो वैसे भी हॉस्पिटल में सर्जरी हुआ है पेशेंट को, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शन को लेकर, तो उन बातों का ध्यान रखना है। प्रॉपर आइसोलेशन फैसिलिटीज फॉर द इन्फेक्टेड चिल्ड्रन। आइसोलेशन फैसिलिटीज का ध्यान रखना है, जो भी हमारा इन्फेक्टेड पेशेंट है उनके लिए उनको आइसोलेटेड वार्ड में रखना है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का यूज करेंगे, उन्हें टॉयज देंगे, प्ले गेम करवाएंगे, मटेरियल यूज करते टू रिड्यूस द फियर एंड द एंजाइटी, जिसके थ्रू उनका जो भी फियर है, एंजाइटी है, वो रिड्यूस हो पाए। तो क्लास दैट्स ऑल अबाउट द प्री एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द न्यूनेट। हमने अच्छे से देखा, मैंने फिर रिपीट करती हूँ कि जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनका केयर अडल्ट पेशेंट के कंपैरिजन में अलग होता है, उन्हें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की नीड होती है, उनका कोपिंग मैकेनिज्म भी अलग होता है। इसी के साथ साथ 4 फेजेस को हमने देखा, पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रिपेयर करेंगे, फिजिकली प्रिपेयर करेंगे, उनका सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, देन हम उन्हें पेरी ऑपरेटिव जो टीचिंग होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में हमने बेबी फ्रेंडली इन्वायरमेंट के बारे में देखा और हॉस्पिटल यूनिट किस तरीके का होना चाहिए ये भी देखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेसेस आते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इन्हें सीक्वेंस फॉर्म में लिखिएगा, कोई भी कहानी लिखकर मत आइएगा इसमें प्लीज। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। अगर आपने कुछ भी लर्न करा है तो कमेंट करके जरूर बताएं।